Today we are going to start with the emergence of regional polities. आज हम लोग देखेंगे कि रीजनल पॉलिटीज़ का इमर्जेंस कैसे होता है. जैसे ही मुगल एम्पायर कोलैप्स करता है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि न्यू स्टेट का फॉर्मेशन होता है. नए नए जो राज्य हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं बनना, और उसमें टू टाइप्स के स्टेट होता है. एक तो सक्सेशन स्टेट होता है और एक रिबिलियस होते हैं नेचर में. सक्सेशन स्टेट्स में आते हैं बंगाल, अवध एंड हैदराबाद. वहीं पे रिबिलियस स्टेट्स में आते हैं मराठा, अफगान एंड जट्स. When Mughal Empire collapsed, it led to emergence of new states. There were two types of states. One of them was succession state and such as Bengal, Awadh and Hyderabad. Another was a rebellious state such as Maratha, Afghan, Jat and Punjab. There were also some states which came into influence of Mughal Empire. और एक ऐसे भी states का था ग्रुप जो मुगल एम्पायर के इन्फ्लुएंस में आके था, जो साउथ वेस्ट केरला, साउथ ईस्ट तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मिजोरम एक्सेट्रा, ये सब कुछ स्टेट्स भी थे जो इमर्ज करते हैं. नाउ इट वॉज क्लियर दैट द ब्रिटिश हैड टू फाइट विद दीज स्टेट्स बिकॉज मुगल एम्पायर वॉज इट सेल्फ वीक. अब एक चीज़ तो ब्रिटिश के लिए क्लियर हो गया था कि उनको मुगल एम्पायर से फाइट नहीं करना है. उनको किससे फाइट करना है? ये जो स्टेट्स रीजनल पॉलिटीज थे जो इमर्ज किए थे ड्यू टू द वीक सक्सेशन, वीक सक्सेसर्स, ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, और ड्यू टू द डिफरेंट रीजन्स, ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, financial bankruptcy, their policies were not relevant, which led to the situation that British got an opportunity to start their trading company. So it was not that now that they have to fight with the Mughal Empire. Now they had to fight with these regional polities. So अब हम लोगों को देखेंगे कि किसके साथ उन लोगों को फाइट करना है. ब्रिटिश को फाइट करना है रीजनल पॉलिटीज के साथ, मुगल एम्पायर के साथ नहीं. आई होप दिस मच इज क्लियर. द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पॉलिटीज़. नेचर ऑफ स्टेट कैसा था? जितने भी स्टेट्स इमर्ज किए, बंगाल, अवध, हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूर, इन लोगों का रीजनल पॉलिटीज़ था, लेकिन रीजनल पॉलिटीज़ थे लेकिन इनका नेचर कैसा था? अडेप्टेड मुगल स्ट्रक्चर. हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि भले ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है लेकिन मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन स्टिल लोग जो थे, जो एम्पायर्स थे, एम्परर्स थे, वो फॉलो कर रहे थे, जो उनके सक्सेसर्स थे वो फॉलो कर रहे थे. नॉन कम्युनल अप्रोच. हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब के रीजन में he was very communal in approach. He did not wanted Hindus or no, he just removed, he adopted Jizya. तो वो बहुत ही कम्युनल अप्रोच के थे. बट जो रीजनल पॉलिटीज़ के सक्सेसर्स थे ना, वो लोग जो थे वो लोग बहुत नॉन कम्युनल अप्रोच के थे. उन लोगों का रिलेशन मराठास के साथ, हिंदूज़ के साथ अच्छा हो जाता है. वो लोग उन लोगों को, जैसे अजीत सिंह ऑफ मेवाड़ एंड डिफरेंट मराठा रूलर्स ऑल्सो लाइक साहू, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम मराठास क्योंकि उनको जेल में बहुत दिन तक रखा गया था, तो उनको फिर वो रिलीज़ कर दिया जाता है. और फिर देखते हैं मराठा को सर देशमुखी चौथ भी अलाउ कर दिया जाता है डेक्कन में लेने के लिए. और बट लेकिन एक चीज़ कहा जाता है कि आप कलेक्ट तो कर सकते हैं, बट वो जो कलेक्शन होगा, वो जो कलेक्ट करेगा, वो जो होंगे वो मुगल ऑफिशियल्स होंगे. तो धीरे धीरे संबंध जो है मुगल्स का मराठास के साथ और डिफरेंट सिक्स के साथ जो है अच्छा होने लगता है. तो वो लोग नॉन कम्युनल अप्रोच हो जाते हैं. दे फेल्ड इन इकोनॉमिक डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी. लेकिन इकोनॉमिक डिक्लाइन हो जाता है 18th सेंचुरी में. दे फेल टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन द पोजिशन. लेकिन एक चीज़ नेचर ऑफ स्टेट में था, वो लोग फेल कर जाते हैं अपने कंसोलिडेट करने के लिए, मतलब अपने पोजिशन को मेनटेन नहीं कर पाते हैं. वो लोग फेल कर जाते हैं उस चीज़ को मेनटेन करने के लिए. इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश ओवर रूल कर लेते हैं और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत वो नोबल्स में ही फाइट करवा देते हैं ताकि नोबल्स एक दूसरे से लड़ते रहें, जिसकी वजह से फाइट होता था. और जो ब्रिटिशर्स थे फिर फ्रेंच आ जाते हैं, फिर ब्रिटिशर्स किसी ग्रुप को सपोर्ट करते थे, फ्रेंच किसी को, फिर फ्रेंच ब्रिटिश में लड़ाई होता था, जिसकी वजह से जो जीतता था तो उसमें फ़ायदा किसको होता था? एम्परर्स, ब्रिटिशर्स को होता था, क्योंकि वो लोग जो है डिफरेंट ट्रीटी साइन करवाते थे, जिसमें जो एम्परर को, जो वो ब्रिटिश जिसके साथ है, अगर वो एम्परर जीत गया, ब्रिटिश जीत गया, तो वो एम्परर को जितना भी वॉर में खर्च हुआ है वो उनको देना पड़ता था. तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स को तो केवल फ़ायदा ही फ़ायदा था. ऐसे धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स अपना पोजीशन कंसोलिडेट कर पाए और जो रीजनल पॉलिटीज़ थे जो इमर्ज किए थे वो अपना कंसोलिडेशन फेल कर गए, वो अपना मेंटेन नहीं कर पाए पोजीशन को.
सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैदराबाद। फाउंडर कौन था हैदराबाद का? निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ 1724। हम लोग देखते हैं कि निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ जो थे वो 1724 में हैदराबाद को फाउंड करते हैं। ही वो ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट रूलर, वो एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह एक्ट करते हैं, बट नेवर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट फॉर मुगल एम्पायर। हमेशा जो था वो हैदराबाद मुगल के साथ था, लेकिन हर चीज़ मुगल का नहीं मानता था, लेकिन ये भी था कि वो मुगल से ये भी नहीं कहता था कि हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है आपसे, वो डिक्लेयर नहीं किया था कभी। इम्प्लीमेंटेड जागीरदारी स्टेट्स इन दिल्ली, वो जागीरदारी स्टेट्स इन दिल्ली स्टार्ट कर दिया था। चेक ऑन मराठा एंड मैसूर, इनका जो हैदराबाद का था वो हमेशा चेक करते रहता था मराठा मैसूर को। ओपन द गेट फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और हैदराबाद का इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण हम लोग देखते हैं कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया हो जाता है। हैदराबाद बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिल्ली, कर्नाटक बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम हैदराबाद। जैसे ही हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो जाता है दिल्ली से, वो बोल देता है कि नाउ, पहले तो नहीं बोला था, बट नाउ he declares that now we will no more be the part of the Mughal empire, we are going to be independent from Delhi. At the same time Karnataka also declares himself away from the Hyderabad. तो इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रहा था, यूनिटी नहीं था, फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म नहीं था, ये सब चीज़ जो थे वो ब्रिटिशर्स देख रहे थे। वो लोग अंडरस्टूड कर रहे थे कि इन लोगों को केवल सत्ता चाहिए, इन लोगों को केवल रूल करना है, इन लोगों में पेट्रियाटिज्म का फीलिंग नहीं है। तो वो लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, फाइट करवाते हैं पहले। पेंशनर, एक मियर पेंशनर की तरह जो है एम्परर्स रह जाते हैं, धीरे धीरे वो अपना पावर्स खोते जाते हैं, सब्सिडियरी अलायंस में आ जाते हैं। सब्सिडियरी अलायंस के चलते जितना भी मुगल का, सब्सिडियरी अलायंस में क्या था कि जो आर्मी था वो फाइट, आपके रीजनल स्टेट्स हैं जो अगल बगल के हैं, तो ब्रिटिशर्स कहते थे कि अगर कोई भी वॉर होता है तो हम आपको हेल्प करेंगे, आप हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी रहिएगा, और आपको वॉर में जितना भी आर्मामेंट्स यूज़ होगा या सोल्जर्स यूज़ होगा वो हम लोग देंगे, लेकिन वो सब चीज़ का, आर्मी का खर्चा वो आपको उठाना है। तो वो लोग इस चीज़ को इसलिए मान लिए क्योंकि पहले के समय में इतना डेवलप्ड नहीं था हम लोगों का आर्मामेंट्स या वेपन्स, तो वो जो एम्परर्स थे वो मान लेते थे सब्सिडियरी अलायंस को, और धीरे धीरे करके जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना हेड क्वार्टर वहाँ पर इस्टेब्लिश करने लगे एम्परर्स में। तो धीरे धीरे वो लोग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने लगे। पहले तो ट्रेड में केवल इंटरफेयर करते थे, अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने लगे, और धीरे धीरे वो लोग ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर दिए, बहुत सारा ट्रेडिंग राइट ले लिए। ऐसे उन लोगों का इमर्जेंस होता है और हैदराबाद डिक्लाइन करते जाता है। कर्नाटक में क्या हुआ था? कर्नाटक फाउंडेड बाय नवाब सदुद्दौला खान। कौन फाउंड किया था कर्नाटक को? ये थे नवाब सदुद्दौला खान, फॉलोड बाय मुस्लिम। कर्नाटक जो था वो एक मुस्लिम स्टेट था मेनली। द टेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम अनवरुद्दीन। मेन टेंशन कहाँ से स्टार्ट होता है? अनवरुद्दीन से। द बैटल ऑफ एस.टी. थॉमस इन मद्रास फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड सोल्जर्स ऑफ अनवरुद्दीन, द नवाब ऑफ कर्नाटक, टू whom the English turned for assistance, is recognized as a turning point in the first Carnatic War. He was a major figure during the first two Carnatic War. होता क्या है कि अनवरुद्दीन जो था ना वो एक रूलर था, उनको उसको बैठाया गया था, लेकिन वो जो था वो किल करके बैठा था एक राजा को। तो एक तो ये नोबल था और वो किंग को किल कर रहा, तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आया था। तो इसीलिए अनवरुद्दीन को थ्रेटन किया जाता है और उसके थ्रेट के चलते वो वहाँ से भाग जाता है और वो जाता है ब्रिटिश से हेल्प मांगने के लिए कि आप हमें हेल्प कीजिए। तो ब्रिटिशर्स बोलता है कि ठीक है हम आपको हेल्प करेंगे। तो ब्रिटिशर्स के हेल्प से वो अनवरुद्दीन फाइट करता है वॉर, और नेक्स्ट ऑपोजिशन पार्टी में आ जाता है फ्रेंच। अब या तो फ्रेंच जीतेगा या तो ब्रिटिश जीतेगा, तो वॉर हो जाता है, कर्नाटक वॉर हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन इन दीज चैप्टर्स, इन द फर्स्ट चैप्टर। ये बस एक इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर में, थोड़ा थोड़ा आपको देखना, बट आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आप लोग देखिएगा एक पूरा चैप्टर हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल ऐसे है। तो वो वाला पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, वो वीडियोस को आप एकदम ध्यान से देखिए। ये इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन, कि एक समझने के लिए कि क्या आपको इसमें क्या है, कैसे आया, कौन इसको फाउंड किया था कर्नाटक को, और कैसे ये स्टेट इमर्ज किया। बस इमर्जेंस ऑफ रीजनल पॉलिटीज़ हमको पढ़ना है, टॉपिक ही है कि कैसे इमर्ज किया रीजनल पॉलिटी, उससे ज़्यादा नहीं। तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर हो जाता है, किसके वजह से होता है? अनवरुद्दीन के वजह से होता है। अनवरुद्दीन की वजह से बैटल तो ब्रिटिश करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा था। फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकंड कर्नाटक वॉर, थर्ड कर्नाटक वॉर, कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा था। तो
वो फिर लास्ट में डिसाइड करता है कि वो अनवरुद्दीन को हेल्प नहीं करेगा। चंदा साहब हैड टू फेस फॉरेन स्ट्रगल, चंदा साहब को भी बहुत फॉरेन स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। बोथ ओपन डोर फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू कंटिन्यूअस स्ट्रगल ऑफ नवाबशिप। इट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू डायरेक्टली इंटरफेयर इन इंडियन पॉलिटीज। हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक में स्ट्रगल चल रहा था। किस चीज़ के लिए स्ट्रगल चल रहा था? सत्ता पे रहने के लिए कंटिन्यूअस स्ट्रगल चल रहा था नवाबशिप के लिए, कि हम नवाब रहेंगे, हम नवाब रहेंगे। लेकिन रह तो कोई एक ही सकता है, बट ये लोग वो नहीं सोच रहे थे कि अगर हम लोग हेल्प ले रहे हैं यूरोपियन से तो यूरोपियन इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो ये लोग सेल्फिश हो रहे थे, और ये लोग यूनिटी तो नहीं था, लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म था। तो ये सब चीज़ को ब्रिटिशर्स समझ गए थे, और वो लोग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो है वो डायरेक्ट इंटरफेयर करने लगे थे अब इंडियन पॉलिटीज़ में। फिर आता है बंगाल। अब बंगाल में कैसे राइज होता है? बंगाल जो था एक बहुत ही प्रॉस्पेरस स्टेट था। बंगाल, आप पहले बंगाल को पढ़े तो आपको समझना होगा कि बंगाल में फाइट क्यों हो रहा था। बंगाल एक बहुत ही प्रॉस्पेरस स्टेट था, वहाँ का फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बहुत अच्छा था, और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर 2 पोर्ट्स था, इनलैंड ओवरसी ट्रेड रूट्स था और एक और ट्रेड रूट था। तो क्या होता है, सिल्क ट्रेड रूट था ना, तो सिल्क ट्रेड रूट जो था उसको बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेजन हो रहा था नादिर शाह, अहमद अब्दाली, तो वो बंद हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि बंगाल में जो इंलैंड ट्रेड रूट था ये बहुत ज़्यादा इमर्ज कर जाता है। क्यों इमर्ज कर जाता है ये? नो, इट वॉज एक्चुअली ओशनिक ट्रेड रूट। तो ओशनिक ट्रेड रूट जो था ना, वहाँ पर इमर्जेंस हो जाता है, और जो इनलैंड ट्रेड रूट था ना वो बंद हो जाता है। इनलैंड ट्रेड रूट क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स हो रहा था, नादिर शाह आ रहे थे, अहमद शाह अब्दाली, वो सब उधर ही से इंटर कर रहे थे और इन्वेड कर रहे थे, जिसके वजह से इनलैंड ट्रेड रूट बंद हो गया था, और ओवरलैंड ट्रेड रूट जो था वो स्टार्ट हो गया था। और ओवरलैंड ट्रेड रूट कहाँ था? बंगाल में था। तो बंगाल तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल तो उसका था ही अच्छा, बट ट्रेड के पोजिशन में भी बहुत अच्छा था। तो इसीलिए लोग जो थे वो चाहते थे कि नहीं, हम बंगाल में रहें। फाउंडेड बाय मुर्शीद कुली खान एंड अलीवर्दी खान। तो बंगाल किसके द्वारा फाउंड किया जाता है? मुर्शीद कुली खान के द्वारा। अलीवर्दी खान मेड बंगाल वर्चुअली इंडिपेंडेंट। अलीवर्दी खान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बंगाल को इंडिपेंडेंट बनाने में। मुर्शीद कुली खान डाइड इन 1727। मुर्शीद कुली खान का डेथ कब होता है? 1727 में होता है। नेक्स्ट रूलर वॉज द सुजाउद्दीन। ही रूल्ड बंगाल टिल 1793। वॉज वेरी फेमस रूलर। सुजाउद्दीन जो है वो कब आते हैं? अलीवर्दी खान के बाद आते हैं, और ये बहुत ही फेमस रूलर थे। मुर्शीद कुली खान के डेथ के बाद कौन आते हैं? शुजाउद्दीन आते हैं। नाउ अलीवर्दी खान जो थे ना, वो मुर्शीद कुली खान के रेन में मिलिट्री कमांडर थे। अलीवर्दी खान किल शुजाउद्दीन। अलीवर्दी खान तो मिलिट्री कमांडर थे मुर्शीद कुली खान के बाद, मुर्शीद कुली खान के समय में। तो मुर्शीद कुली खान के समय में जब अलीवर्दी खान मिलिट्री कमांडर थे तो इनको ऐसा लगता था कि हमको पावर में रहना चाहिए, लेकिन बन कौन जाता है? शुजाउद्दीन। तो शुजाउद्दीन को किल कर दिया जाता है, किनके द्वारा? अलीवर्दी खान के द्वारा। अलीवर्दी खान किल शुजाउद्दीन सन सरफराज खान एंड मेड हिमसेल्फ द नवाब, और अपने आप को वो नवाब बना लेते हैं। बंगाल। बंगाल जो था एक रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट था। बंगाल में बहुत ही जैसे कि मैंने बताया कि बंगाल जो था एक बहुत ही प्रॉस्पेरस स्टेट था, वहाँ का फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत ज़्यादा था, तो रेंट ज़्यादा कलेक्ट होता था, क्रुएलिटी टू फार्मर्स। लेकिन क्योंकि वहाँ का फार्मिंग अच्छा था तो फार्मर्स पे भी बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी किया जा रहा था, और ज़्यादा से ज़्यादा रेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता था। ये सब ड्रॉबैक्स था बंगाल का। अनेबल टू कंट्रोल मिलिट्री एक्शंस ऑफ फॉरेन कैंपेन। ये मिलिट्री एक्शंस ऑफ फॉरेन कैंपेन को कंट्रोल नहीं कर पाया बंगाल। New land aristocracy lacked the state. Thus, we can say that Bengal was facing unrest and uncertainty in which large part of population was suffering from corruption and misrule. बहुत large part of जो बंगाल था ना वो सफ़र कर रहा था करप्शन से। वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन था। करप्शन को कंट्रोल करने में जो सरकार थी वो फेल हो गई थी। न्यू लैंडेड एस्टोक्रेसी जो था लैक्ड द स्टेट। दस वी कैन से, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो बंगाल था वो सत्ता के लिए तो फाइट हो ही रहा था, लेकिन उसके साथ करप्शन भी बढ़ रहा था। आप एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं रेंट बहुत ज़्यादा, तो ये सब चीज़ जो था ये सब ड्रॉबैक्स लाया। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज अवध। अवध कैसा स्टेट था? अवध जो था वो कौन फाउंड किया था?
शादत खान बुरहान उल मुल्क। अवध किसके द्वारा फाउंड किया गया था? शादत खान बुरहान उल मुल्क के द्वारा। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू सफदर जंग। इनको सक्सीड कौन किया था? इनके नेफ्यू सफदर जंग। इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या क्या लिए गए थे? सप्रेस्ड रिबेलियस जमींदार। अवध के रेन में हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है और ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये आपको याद भी रखना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे अवध के रीजन में। सप्रेस्ड रिबेलियस जमींदार, रेवेन्यू रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, नो कम्युनल इन अप्रोच, नॉन कम्युनल, इमर्जेंस ऑफ लखनऊ एज ए न्यूज सेंटर। तो एक चीज़ मैं अगेन आपको रिमाइंड कर दूंगी, ये जस्ट एक रीजनल पॉलिटिक्स कैसे इमर्ज किया ये हम लोग इसमें देख रहे हैं। आगे के चैप्टर्स में हम लोग फुल पढ़ेंगे कि एंग्लो कर्नाटिक वॉर क्या क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी। सो डिफरेंट बैटल्स जो हुआ वो सब हम लोग आगे में देखेंगे। अभी हम लोग बस ये देखेंगे कि रीजनल पॉलिटी कैसे इमर्ज किया है। तो अवध किसके द्वारा फाउंड हुआ? सादत खान के द्वारा, सादत खान बुरहान उल मुल्क के द्वारा। इनको सक्सीड कौन किया था? इनके नेफ्यू सफदर जंग इनको सक्सीड कर देते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो थे वो अवध के रेन में हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिबिलियस जमींदार को पहली बार सप्रेस किया गया था, जो बहुत रिबिलियस थे नेचर में। रेवेन्यू रिफॉर्म किया गया था ऑन द बेस्ड ऑफ वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स के लिए पहली बार सोचा गया और रेवेन्यू रिफॉर्म किया गया। नॉन कम्युनल इन अप्रोच, अवध के जो रूलर्स थे ये नॉन कम्युनल इन अप्रोच थे, ये राजपूत को, मराठास को, सबको एक साथ लेके चलने वाले थे। इमर्जेंस ऑफ लखनऊ एज ए न्यूज सेंटर, और पहली बार लखनऊ को एक न्यूज सेंटर की तरह इमर्ज किया गया था अवध के रीजन में। सो इट कैन कम एज एन MCQ ऑल्सो इन योर competitive exams also, and in the IGNOU exam or in the graduation exams as an MCQ. Anywhere you can get that the state in which the emergence of a news center as a Lucknow came was Awadh. Awadh was that state in which the emergence of Lucknow as a news center came. Now the next topic is the emergence of what were the drawbacks of अवध। अवध तो आया लेकिन उसका कुछ ड्रॉबैक्स भी था। इंपॉर्टेंट स्टेप्स तो चलो ठीक है, आप रिबिलियस जमींदार को सप्रेस करते हैं, फार्मर्स के लिए सोचते हैं, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी था। ये बहुत एक्सट्रैक्ट कर रहा था रेंट, भले ही फार्मर के लिए सोचा लेकिन रेंट एक्सट्रैक्टिंग भी बहुत था। फार्मर्स के क्रॉप ग्रोन के लिए सोचा लेकिन उन लोग से रेंट भी उतना ही वसूलता था। कंप्लीट रिलायंस ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी पे पूरा रिलायंस करने लगा। मोस्ट ओबीडिएंट डिसाइपल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ऐसा माना जाता है कि अवध जो था वो बहुत ही ओबीडिएंट डिसाइपल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। डलहौजी इन 1856 टेक लैंड फ्रॉम द मिशाहा। तो 1856 में डलहौजी जो था वो मिसाहा से अवध का लैंड फाइनली ले लेता है। तो क्योंकि वो बहुत ओबीडिएंट डिसाइपल बनता था तो फिर आपको तो वो चीज़ झेलना ही था लास्ट में, तो फिर मिशाहा से ले लिया गया, डलहौजी ने ले लिया अवध का रेन। नाउ मैसूर किसके द्वारा फाउंड होता है? हैदर अली के द्वारा। नेक्स्ट रूलर कौन थे? टीपू थे। हैदर अली के बाद कौन आते हैं? टीपू आता है। अब मैसूर एक आगे वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है और उसमें बताया गया है कि कैसे कर्नाटिक वॉर होता है और हैदराबाद के जो टीपू और ये हैदर अली थे, इन लोगों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है इनके द्वारा। सो ये सब चीज़ आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। दिस इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या क्या था? दे सप्रेस जमींदार, इन्होंने भी जमींदार को सप्रेस किया। ऑक्यूपाइड कोस्टल एरिया, एग्जाम्पल मलाबार रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। ये लोग ना ऑक्यूपेशनल कोस्टल एरियाज जो थे जैसे कि मलाबार, ये सबको कैप्चर किया, ऑक्यूपाई किया। क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कोस्टल एरियाज क्यों इंपॉर्टेंट थे? ट्रेड के लिए, तो ट्रेड हो सके इसीलिए इन लोग ने मलाबार को कैप्चर किया और भी कोस्टल एरियाज को कैप्चर किया। रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, रिवोल्यूशन लाते हैं एग्रीकल्चर में, बहुत सारा टेक्निक्स लाया जाता है एग्रीकल्चर में जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो पाए। ट्रेड एंड कॉमर्स में भी हम लोग देखते हैं आर्सेनल फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स भी इमर्ज होता है मैसूर के रेन में। कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। फॉलिंग स्टेट, ड्रॉबैक जो था फॉलिंग स्टेट था क्योंकि हैदर अली टीपू सुल्तान तक तो चलिए ठीक था, बट फिर धीरे धीरे जो सक्सेसर्स आते हैं फिर उनमें अपने में ही फाइट होने लगता है, सक्सेशन डिस्प्यूट्स होने लगता है। अनेबल टू अंडरस्टैंड ट्रू नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग देखते हैं कि मैसूर जो है वो
जो उसके सक्सेसर्स थे वो नहीं समझ पाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या ट्रू नेचर था। और हैदर अली टीपू सुल्तान भी कहीं पे हम लोग कह सकते हैं टीपू सुल्तान नहीं समझ पाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नेचर था। इन रियलिटी वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन करने लगते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और ट्रेड कॉमर्स स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब जो था वो नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है और आगे जाके मैसूर के लिए एक नेगेटिव रूप में खड़ा हो जाता है। विजन ऑफ टीपू सुल्तान आइडियोलॉजी स्टैब्लिश नेवल बेस विच हेल्प ईस्ट इंडिया कंपनी। टीपू सुल्तान का आइडियोलॉजीज तो बहुत अच्छा था, विजन बहुत अच्छा था उनका, वो उन्होंने नेवल बेस इस्टेब्लिश किया, लेकिन ये सब किसको हेल्प कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प किया आगे जाके। इंग्लिश कॉल्ड ब्रिटिश सेंट्री मॉर्टिसल। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर एक सेंट्री मॉर्टिसल के रूप में खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, ट्रेड कॉमर्स एग्रीकल्चर सब कुछ उन लोगों को बनाया मिल गया। टीपू ने नेवल बेस स्टैब्लिश कर दिया जिसकी वजह से ट्रेड और ईजी हो गया, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट कर दिया, तो रेंट एक्सट्रैक्शन भी अच्छा हो रहा था स्टेट से। अब हम लोग देखेंगे ट्रावेनकोर। केरला वॉज डिवाइडेड अप अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ फेडरल चीफ्स एंड राजा। केरला जो था ना वो बहुत सारे राजास के और फेडरल चीफ्स में डिवाइडेड था। अमंग दोज वर ट्रावेनकोर वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेट। उसी में एक ट्रावेनकोर जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट था। द किंगडम रोज इन 1729 अंडर द किंग मार्तंडा वर्मा। तो ये किंगडम का भी रोज करता है 1729 में, किसके रेन में? मार्तंडा वर्मा के रेन में। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दीज डेट्स एंड विद द नेम। ही वॉज अ करेजियस एंड डेयरिंग। ये जो थे ना मार्तंडन वर्मा, ये बहुत करेजियस और डेयरिंग थे, बहुत ही युद्ध लड़ने में ये सब में बहुत करेजियस थे, इनको डर नहीं लगता था। ऑर्गेनाइज वेस्टर्न आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन। और इन्होंने वेस्टर्न आर्मी का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया था यूरोपियंस के साथ, यूरोपियन ऑफिसर्स एंड आर्म्ड इट विथ अ मॉडल वेपन, यूरोपियंस के साथ मिलके। तो ये तो बहुत करेजियस थे ही मार्तंडा वर्मा, बट इन्होंने जो नेगेटिव सी व्हाट हैपन, आप यूरोपियंस का हेल्प ले रहे हैं आर्मी में, तो वो लोग धीरे धीरे क्या करने लगे थे, सब्सिडियरी अलायंस में ला रहे थे। तो वो ऐसे ही करके हैदराबाद को भी लाते हैं, ट्रावेनकोर को भी, और धीरे धीरे उनको बस एक मियर पेंशनर बना के छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी हुआ, ये अपने आर्मी को वेस्टर्न आर्मी में कन्वर्ट किए, सोचे कि नहीं हम लोग वेस्टर्न, इनका सोच तो सही था बट ये फ्यूचर का नहीं सोच रहे थे कि आगे क्या हो सकता, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट लाया आगे में। यूरोपियन ऑफिसर्स एंड आर्म्ड इट विथ मॉडल वेपन्स। यूरोपियंस ऑफिसर्स को लाते हैं और अपने आर्मी को मॉडल वेपन से मजबूत कर देते हैं। 18th सेंचुरी रिसीव्ड इन द मलयालम लिटरेचर। 18th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि मलयालम लिटरेचर का भी रिवाइवल होता है, किसके रेन में? मार्तंडा वर्मा के रेन में। तो पहली बार 18th सेंचुरी में मलयालम लिटरेचर का जो है वो रिवाइवल होता है। रामा वर्मा सक्सेसर ऑफ मार्तंडा वर्मा। तो मार्तंडा वर्मा के सक्सेसर कौन थे? रामा वर्मा। तो राम वर्मा जो थे ना, ये बहुत अच्छे एक स्कॉलर, पोएट, म्यूजिशियन, एक्टर, मैन ऑफ ग्रेट कल्चर। इन्हें कल्चर में बहुत इंटरेस्ट था राम वर्मा को। कन्वर्जन्स इन इंग्लिश, इन्होंने बहुत सारा इंग्लिश में कन्वर्जन्स किया। कीन इंटरेस्ट इन यूरोपियन अफेयर, इनको यूरोपियन अफेयर्स में बहुत इंटरेस्ट था, मीन्स इंटरनेशनल अफेयर्स में ये बहुत इंटरेस्टेड रहते थे राम वर्मा। रीड न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन लंदन, कैलकाटा एंड मद्रास। और ये जो थे पब्लिश जितने भी न्यूज़पेपर्स होते थे करंट अफेयर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम, सो ही वॉज सो अपडेटेड इन दैट टाइम ओनली। सी ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ये तभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। एंड नाउ द चिल्ड्रंस आर नॉट at all interested in reading newspaper, they read it as it is a burden to them. And see, so time back Ram Verma used to read newspaper, so he used to read newspaper published in London, Calcutta and Madras. Now the area around Delhi, कुछ area around Delhi भी influence में था, जैसे कि राजपूत स्टेट। ओल्ड सिचुएशन वर प्रिवेलिंग फाइटिंग अमंग ईच अदर। राजपूत स्टेट में तो वही था भाई, हम रूल करेंगे। राजपूत सवाई जय सिंह ऑफ अम्बेर वॉज एन आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ 18th सेंचुरी। लेकिन हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर नहीं सकते हैं कि मराठा राजपूत स्टेट में एक बहुत एबल्ड जो रूलर था वो था एक राजा सवाई जय सिंह अम्बेर के थे, जो 18th सेंचुरी के थे। डिस्टिंग्विश्ड स्टेटमैन, लॉ मेकर एंड परफॉर्मर, ये बहुत ही एक अच्छे स्टेट्समैन थे, लॉ मेकर थे और एक परफॉर्मर थे। ही वॉज ए ग्रेट एस्ट्रोनॉट, ये ग्रेट एस्ट्रोनॉट भी थे। ही ड्रू अप एज ए सेट ऑफ टेबल्स, इन्होंने बहुत सारा टेबल्स का ड्रॉ किया। ही इंटाइटल एज
Muhammad Shahi to enable people for astronomical observation. इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए डिफरेंट लैबोरेटरी का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था. एंड ही हैड यूलिस्ट एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत. उन्होंने बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे जो डिफरेंट लैंग्वेज में थे उनको संस्कृत में ट्रांसलेट किया. सो राजा सवाई जय सिंह जो थे अम्बेर के, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस रहता है साइंस में. ये साइंस में फोकस कर रहे थे कि कैसे राजपूत स्टेट जो है वो ग्रो करेगा. और इनका इंटरेस्ट इतना अच्छा था कि इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स ज्योमेट्री को संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया. एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत सारा ऑब्जर्वेटरी का भी इस्टेब्लिशमेंट किया, टेबल्स ड्रू किए, और एक बहुत ही अच्छे एक एस्ट्रोनॉट थे ये. ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर. ये सोशल रिफॉर्मर भी थे ये. रिड्यूस लैविश एक्सपेंडिचर विच राजपूत हैड इनकर इन डॉटर्स वेडिंग. राजपूत जो थे वो बहुत ज़्यादा डॉटर्स के वेडिंग पे खर्च करते थे, तो ये सब चीज़ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया. मेड रूल फॉर सती. इन्होंने सती के ये पक्ष में नहीं थे उसी समय. सो यू कैन अंडरस्टैंड ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सन, सच अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर दैट ही मेड रूल्स फॉर सती. ही वॉज अ रिमार्केबल प्रिंस. सो वी कैन से दैट राजा सवाई जय सिंह वॉज अ रिमार्केबल प्रिंस. जट्स आते हैं उसके बाद. जट्स इट वॉज बेसिकली इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी. जट्स जो थे एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, और इनका रोल आर्मी में भी बहुत इंपॉर्टेंट था. मुगल आर्मी में इनको रिलैक्सेशन भी मिलता था. क्यों? क्योंकि ये आर्मी में मुगल के आर्मी में थे, इसलिए इनको कुछ रिलैक्सेशंस भी मिलते थे मुगल्स के द्वारा. इट इज़ बेसिकली एग्रीकल्चर कम्युनिटी. जट्स जो थे एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी थे. प्लेड अ रोल ऑफ आर्मी इन मुगल. दे गॉट रिलैक्सेशन फ्रॉम मुगल, बट दे स्टार्टेड रिवोल्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ शाहजहाँ. लेकिन इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया कब से? शाहजहाँ जब से रूल में आए थे तब से. दे गेव कॉन्क्रीट फाइट टू औरंगजेब. इनका औरंगजेब के साथ अच्छा नहीं था रिलेशन. जट स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भरतपुरा. और इन्होंने एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भरतपुरा का स्टैब्लिशमेंट कर लिया. Important personalities were महाराजा सूरजमल एंड भगत सिंह. जट के important personalities कौन थे? महाराजा सूरजमल एंड भगत सिंह. सूरजमल was a जट रूलर एंड considered प्लेटो फॉर जट. प्लेटो फॉर जट कौन थे? ये एक MCQ में क्वेश्चन आ सकता है. तो सूरजमल जो थे वो प्लेटो फॉर जट कहलाते हैं बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड रेवेन्यू सिस्टम. इनका अंडरस्टैंडिंग पीपल, लोगों का समझ इनको बहुत अच्छा था, और रेवेन्यू सिस्टम मीन्स फाइनेंशियल सिस्टम इनका बहुत अच्छा था. इनको पता था कि रेवेन्यू सिस्टम कैसे मैनेज करना है. दे एग्जॉस्टेड एनर्जी फाइटिंग विद द स्टेट. बट एक ही चीज़ इनमें भरतपुरा का स्टैब्लिश कर लिए सूरजमल. इनका पॉलिसीज अच्छा था, लेकिन एक ही चीज़ जो गलत था कि हमेशा फाइट करते थे डिफरेंट स्टेट के साथ, जिसकी वजह से इनका एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है. बंगास पठान्स एंड द रोहिलास. बंगास पठान्स और रोहिलास का भी इमर्जेंस होता है. मोहम्मद खान बंगास एंड अली मोहम्मद खान बोथ वर एडवेंचरस. दे वर रिस्पेक्टिवली. सो मोहम्मद खान बंगास जो थे वो बंगास पठान्स के थे, और रोहिलास के जो थे वो मोहम्मद खान थे. तो इन लोगों दोनों एडवेंचरस थे और रिस्पेक्टिवली. अलीगढ़ टू कानपुर एंड गंगा रिवर टू कुमनाव हिल्स. तो मोहम्मद खान बंगास कहाँ से कहाँ रूल कर रहे थे? अलीगढ़ से कानपुर तक. और रोहिलास कहाँ से कहाँ तक रूल कर रहे थे? गंगा रिवर टू कुमनाव हिल्स तक. एंड बोथ देम वर एग्जॉस्टेड देयर एनर्जी इन फाइटिंग वॉर्स विद अवध, दिल्ली एंड दिल्ली. लेकिन बंगास पठान्स एंड रोहिलास दोनों जो थे, जो रूलर्स थे रिस्पेक्टिवली मोहम्मद खान बंगास और मोहम्मद खान अली मोहम्मद खान, दोनों अपना एनर्जी जो था वो फाइट करने में वॉर्स अवध दिल्ली जज के साथ ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि जट करते हैं. नाउ कम्स द सिक्स स्टेट डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. सिक्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग कह सकते हैं. पहले तो गुरुज थे. गुरुज जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट सिख रिलीजन में माने जाते हैं. गुरु नानक सिंह गिव सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी टू सिख कम्युनिटी. सिख कम्युनिटी को रिलीजियस आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी कौन दिया था? गुरु नानक जो थे उन्होंने सिख कम्युनिटी को रीजनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी दिया. डिफरेंट मिसल्स टोटल 12 इन नंबर्स विच ऑपरेटेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोविंसेस. टोटल कितने मिसल्स थे? 12 थे. रंजीत सिंह वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर एंड फाउंडर. रंजीत सिंह जो थे वो फाउंडर थे सिख रीजन के और सिख कम्युनिटी के. बट गुरु नानक जो थे उन्होंने ही पॉलिटिकल और रीजनल आइडेंटिटी दिया था सिख कम्युनिटी को. रंजीत सिंह जो थे वो 6 स्टेट्स का फॉर्मेशन करते हैं. इम्पॉर्टेंट स्टेप्स he gave to a political map of his territory.
क्या रंजीत सिंह के द्वारा इंपॉर्टेंट स्टेप्स था, तो इन्होंने पॉलिटिकल मैप, अपने टेरिटरी का पॉलिटिकल मैप, फर्स्ट ऐसा स्टेट था जिन्होंने अपना पॉलिटिकल मैप दिया था अपने टेरिटरी का. सो रंजीत सिंह वाज द फर्स्ट रूलर हु गेव द पॉलिटिकल मैप ऑफ हिज टेरिटरी पंजाब. रिफॉर्मर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर, इन्होंने रिफॉर्म्स किया था एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू और एग्रीकल्चर में. नॉन कम्युनल अप्रोच के थे ये. इनका रिलेशन जो था मराठा और मुगल्स के साथ अच्छा था. आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने रेवेन्यू, एग्रीकल्चर ये सब में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया. सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन एशिया था. सोच सकते हैं आप कि रंजीत सिंह का आर्मी उस समय सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी था एशिया में. तब भी ब्रिटिशर्स जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं कॉन्कर करने में सिख को. ड्रॉबैक्स क्या था सिख का कि जिसकी वजह से जो ब्रिटिश है वो स्टार्ट कर देते हैं ओवर रूल करना सिख को. रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट था, बहुत ज़्यादा रेंट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था इन लोग से. नेग्लेक्टेड इंग्लिश थ्रेट, और ये लोग जो था रंजीत सिंह जो थे ना वो नेग्लेक्ट करे थे इंग्लिश थ्रेट को. इनको लगता था कि इंग्लिश कुछ खास कर नहीं पाएगा. नो रिफॉर्म इन आर्मी, इसीलिए इन्होंने कुछ नया रिफॉर्म्स नहीं किया आर्मी में. नाउ मराठास का क्या था. मराठा स्टेट वॉज फाउंडेड बाय शिवाजी ने मराठा स्टेट का फाउंड कौन किया था, शिवाजी. पेशवा डोमिनेंसी चलता था यहाँ पर जो हेड था वो पेशवा रहता था. मराठा कॉन्फिडेंसी, डिफरेंट इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन थे मराठा के. बालाजी विश्वनाथन सबसे पहले, फिर बाजीराव वन, फिर बाजीराव, माधवराव. सबसे पहले कौन आया, बालाजी विश्वनाथन, फिर बाजीराव वन, फिर बाजीराव, फिर माधवराव. ये सब इंपॉर्टेंट रूलर्स थे मराठा के. नाउ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, मराठा के द्वारा इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन रूलर्स के द्वारा क्या क्या लिया गया था. ट्रीटी ऑफ 1719 विद द मुगल गेटिंग मराठा स्वराज बाय हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स ड्यूरिंग फर्रुखसियार रेन. इन 1719 में हम लोग देखते हैं कि मुगल्स जो थे वो ग्रांट कर देते हैं मराठा को रेन लेने के, स्वदेशमुखी चौथ के लिए, और गेटिंग मराठा स्वराज विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, और सैयद ब्रदर्स के हेल्प से फर्रुखसियार के रेन में ये पॉसिबल होता है. एलिमिनेशन ऑफ कोल्हापुर एज अ राइवल्स, कोल्हापुर जो राइवल्स थे उनको एलिमिनेट कर देते हैं. बिकमिंग एन ऑल इंडियन एम्पायर, मराठा एक बहुत बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश कर पाता है. डोमिनेंस ऑल द स्टेट्स टिल 1761, हम लोग देखते हैं कि जितने भी स्टेट में उनका डोमिनेंस जो था 1761 तक विजिबल था मराठा स्टेट्स का. नाउ ड्रॉबैक्स क्या क्या था मराठा स्टेट का. फॉलो द ओल्ड पैटर्न ऑफ मुगल एम्पायर, ये अभी भी ओल्ड पैटर्न मुगल एम्पायर का फॉलो करे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मुगल का. रेंट एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इंटायर चौथ एंड सरदेशमुखी, और जितने भी स्टेट्स थे वो उन लोग से चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करे थे, जिसकी वजह से फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा क्रुएलिटीज़ हो रही थी. सेवन जामनी सिस्टम का भी इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि ये रूल करता है. एब्सेंस ऑफ एलाइज, नो वन वांटेड टू बी विथ मराठा के साथ कोई नहीं रहना चाहता था. क्यों? क्योंकि हमेशा सबको ओवर रूल करता था, अवध को या उनके बगल वाले स्टेट्स को, तो कोई नहीं रहना चाहता था कि ना कोई हेल्प करना चाहता था मराठा के साथ. इसलिए जब बुरा समय आता है मराठा का तो कोई अलाई बनने के लिए तैयार नहीं होता है. इंग्लिश हैड टू फाइट विथ मराठा कॉन्फेडरेसी, अ फेडरेशन ऑफ 7 जामनी सिस्टम एंड इनकम्पिटेंट पेशवा. माधव देव सिंधिया, ही टुक अ टाइटल ऑफ नयाब एंड ही केप्ट एम्परर अंडर हिज प्रोटेक्शन. हम लोग देखते हैं कि 7 जामनी सिस्टम आता है जो कॉन्फेडरेसी रहता है. मराठा कॉन्फेडरेसी में डिफरेंट फाइट होने लगता है पेशवाशिप के लिए, लेकिन इंग्लिश भी हेल्प करता है. तो कोई हेल्प नहीं कर रहा था तो इंग्लिश का हेल्प लेना पड़ता है, जिसकी वजह से इंग्लिश जो है धीरे धीरे डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है मराठा पॉलिटिक्स में भी. तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी एक डार्क एज था? येस और नो? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The 18th century in Indian history marked its relevance by two crucial developments: the decline of Mughal Empire and the expansion of British Empire, which changed the socio-economic and political structure. An extensive study of these two phases has resulted in a diverging view. हम लोग देखते हैं कि मुगल एम्पायर का उस समय डिक्लाइन होता है, लेकिन और ब्रिटिश एम्पायर का जो है वो एक्सपेंशन होता है.
लेकिन इंडिया में तो पॉलिटिकल चेंज आ रहा था, सोशियो इकोनॉमिक चेंज आ रहा था, ट्रेड जो था वो डेवलप कर ही रहा था. एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ टू फेजेस हैज रिजल्टेड इन डाइवर्जिंग व्यू. टू टाइप्स के व्यू है, किसी का भी आप व्यूज़ पढ़िएगा तो कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव बोलेगा ही. देयर इज अ ट्रेडिशनल व्यू ऑफ दिस पीरियड ऑफ डार्क एज. एक ट्रेडिशनल व्यू है विच इज़ ऑफ अ डिक्लाइन एंड स्टैग्नेशन एंड द रीसेंट व्यू ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. मोर ओवर हिस्टोरियन स्ट्रेसेस ऑन चेंजिंग एंड इवोल्यूटरी पैटर्न एंड ऑल्सो सस्टेनेबल कंटिन्यूटी. डार्क एज को ट्रेडिशनल वे में क्या कहा जाता है? देखिए क्या होता है ना कि यूरोपियंस चाहते थे कि वो इस तरीके से हिस्ट्री को प्रेजेंट करे ताकि लोग जब आगे जाके पढ़े तो उनको लगे कि इंडिया का समय बहुत ख़राब था, इंडिया बहुत बुरे समय से गुजर रहा था और ब्रिटिशर्स एक सुपर पावर की तरह आए और इंडिया को बहुत अच्छा कर दिए, इंडिया को हेल्प किए, इंडिया में ट्रेड लाए, कॉमर्स लाए. तो वो कुछ ऐसा कर नहीं रहे थे, सारा हमारा ही पैसा था. एंड इट वॉज द foolishness of the emperors that they did not be one, they did not had unity and patriotic feeling. If they had so, the Britishers did not have that much of power to interfere. So we the Indians only used to go, the emperors only used to go and take help from the English, and they only initiated them to take interest in their political affairs. तो इस तरीके से ब्रिटिशर समझ गए थे कि इंडियन पीपल कैसे उनको इमोशनली ट्रीट करना है. तो ये सब चीज़ का एडवांटेज लेते हैं. तो मेनली ये चीज़ है कि क्या था ना कि वो लोग चाहते थे कि जब आगे हम लोग पढ़े हिस्ट्री तो हम लोग समझे इस चीज़ को कि जो इंडिया था वो बहुत ही इकोनॉमिक डिक्लाइन में चल रहा था, स्टैग्नेशन था, पॉवर्टी था, पुअर था, और हम लोग आके उसको हेल्प ही किए. लेकिन ऐसा नहीं है. ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू का जो कहना है, जो अभी के स्कॉलर्स हैं, जो मोर ओवर अभी आ रहे हैं स्कॉलर्स, उन लोगों को कहना है कि नहीं, 18th सेंचुरी को डार्क एज नहीं कहा जा सकता है. क्योंकि हम लोग देखते हैं मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है लेकिन डिफरेंट रीजनल पॉलिटीज़ इमर्ज करते हैं, डिफरेंट रीजनल पॉलिटीज़ का इमर्जेंस होता है. तो ऐसा तो नहीं है कि डिक्लाइन हो गया पूरा इंडिया का, रीजनल पॉलिटीज़ इमर्ज कर रहे हैं और कंटिन्यूटी ही रहता है. हम लोग देखते हैं कि So finally, we can conclude that eventually 18th century cannot be seen as a period of total decline. हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि 18th century में केवल डिक्लाइन हुआ. Be it politically, socially और economically हम लोग इंक्रीज ही करते, इवोल्व ही करते हैं, हम लोगों को डिक्लाइन नहीं होता. It was eventually a period and not just a gap between two empires or a dark period before the gift of a civilization by the Occidentals. It was a period marked by change, a new regional. तो ऐसा कहा जाता है कि हम लोग गिफ्ट दिए, सिविलाइजेशन दिए, बट ये सब थ्योरीज जो है इट इज़ कम्प्लीटली डिनाएबल. वी कैन नॉट रिलाई ऑन दोज थ्योरीज बिकॉज इट वॉज अ पीरियड मार्क बाय चेंज एज अ न्यू रीजनल पॉलिटीज. हम लोग देखते हैं कि न्यू रीजनल पॉलिटीज इमर्ज करते हैं एज वेल एज एन इंडिजिनस इकोनॉमिक एंड कल्चरल एलिमेंट्स वर सक्ड बाय द कंपनी राज. और इकोनॉमिक कल्चर्स जो था, एलिमेंट्स जो था, वो कंपनी राज में जो था वो इंक्रीज़ ही करता है, लेकिन इंडिजिनस जो था वो डिक्रीज़ करता है. तो किसके में डिक्रीज़ कर रहा था? ब्रिटिश राज में डिक्रीज़ कर रहा था. हम लोग तो अच्छे ही चल रहे थे. इंस्टेड देयर वाज अ मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, कल्चर, लिटरेचर. और हम लोगों का कल्चर, लिटरेचर, रिलीजन में इंक्रीज़ ही होता है, म्यूज़िक में इंक्रीज़ ही होता है, एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंस होता है, लैबोरेटरीज़ का एस्टैब्लिशमेंट होता है. The argument of a stagnant and unchanging and a backward society does not stand at all. So we can say that 18th century was not a dark age. But आप जब conclusion लिख रहे हैं तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि no, 18th century was not a dark age. या yes, 18th century was a dark age. आपको बताना होगा कि हाँ 18th century, आपको दोनों पॉइंट्स देना होगा कि 18th century dark age था. तो इस ट्रेडिशनल आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ मैटर नहीं करते, यहाँ पर स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैटर करते हैं. आपका ऐसा diplomatic conclusion should not be it's just conclusion. It should be the scholars. You have to point out that this scholar has said this and this scholar has said this. Thus we can conclude that 18th century was not a dark age. लेकिन आपको ये भी लिखना है कि हाँ ये भी था, ऐसा भी स्कॉलर्स ने कहा. तो ऐसा भी था कि स्कॉलर्स ट्रेडिशनल व्यूज़ का कहना था कि नहीं 18th century dark age था, लेकिन ऐसा आपके स्कॉलर्स जो आ रहे वो कहते हैं कि नहीं 18th century dark age नहीं था. क्यों नहीं था? तो रीजंस आपको देना. So reasons are very important. You have to point out the reasons and just conclude it by this. So we are done with this unit. So next unit we are going to do in the next lecture. Thank you everyone.